हेलो एवरीवन। अभी आपने पिछले टॉपिक में देखा था कि हम कोशिका एवं ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और आगे देखते हैं। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। कोशिका एवं ऊतक। तो पहला पॉइंट है हमारा कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। सबसे छोटी कोशिका इस जगत में कौन सी होती है? तो इसका आंसर है सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म को पीपीएलओ भी कह सकते हैं। पीपीएलओ इसकी फुल फॉर्म होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक बार फिर से देखेंगे, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये इतना छोटा जीव होता है कि इसको प्राणी जगत का जोकर भी कहते हैं। सबसे छोटा जीव होता है इस वजह से, क्योंकि जोकर क्या होता है, जोकर आपने देखा होता है कि मोस्टली जोकर छोटे कद के होते हैं। इसी वजह से इस कोशिका को या इस जंतु को, पीपीएलओ को, प्राणी जगत का जोकर कहा जाता है, सबसे छोटे आकार के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो जो सबसे बड़ी कोशिका है संसार की वह है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा संसार की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है उसका नाम है तंत्रिका कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, नर्व सेल या न्यूरॉन भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने देखे, इनको हम याद रखेंगे, कुछ फैक्ट्स थे। अब अगला टॉपिक है हमारा कि संगठन की जटिलता के आधार पर कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। मतलब कि कोई भी कोशिका है वो कितनी सरल या कितनी जटिल है, उसके जो संगठक हैं वो कितने विकसित हैं, कितने अविकसित हैं, इसके आधार पर कोशिका को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है असीम केंद्रक, जिसको हम प्रोकैरियोट या अविकसित कोशिकाएं भी कहते हैं, जो कि प्राचीन जीवों में पाए जाते थे, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते थे उनमें पाई जाती है। और दूसरा है ससीम केंद्रक, इसको यूकैरियोट कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं विकसित कोशिका, जो विकसित जानवरों में या जंतुओं में पाई जाती है। तो सबसे पहले इनके बारे में देखते हैं, इनमें अंतर क्या है। तो जो प्रोकैरियोट या असीम केंद्रक कोशिका होती है, इसका आकार हमेशा छोटा होता है, बहुत छोटा आकार होता है, माइक्रोन में होता है, 1 से 10 माइक्रोन तक का आकार होता है इसका। इसी तरीके जो ससीम केंद्रक कोशिकाएं होती हैं, इनका आकार बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 5 से 100 माइक्रोन तक का होता है, 5 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक का। इसी तरीके से जो असीम केंद्रक कोशिकाएं होती हैं, इनमें केवल 1 गुणसूत्र पाया जाता है, 1 क्रोमोसोम पाया जाता है, उससे अधिक नहीं पाया जाता है। जबकि ससीम केंद्रक कोशिकाओं में 1 से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, काफी सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या है, असीम केंद्रक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असीम केंद्रक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि ससीम केंद्रक कोशिकाओं में केंद्रक विद्यमान होता है, पाया जाता है। ऐसे ही असीम केंद्रक कोशिकाओं में कोशिकांग नहीं पाए जाते। कोशिकांग नहीं पाए जाते मतलब जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया था, जैसे कि कोशिका भित्ति हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब चीजें कोशिकांग कहलाती हैं, जो कि असीम केंद्रक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, जबकि ससीम केंद्रक कोशिकाओं में कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि इनका जो बनावट है, इनका संगठन है वो सरल है, क्योंकि इनमें बहुत सी चीजें अनुपस्थित है और इनमें बहुत सारी चीजें पाई जाती है, तो इनकी संगठन इनकी तुलना में जटिल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, असीम केंद्रक कोशिकाओं में जो कोशिका का विभाजन होता है, कोशिकाएं टूटती हैं नई कोशिकाएं बनाने के लिए, बढ़ने के लिए, वो विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विखंडन या मुकुलन द्वारा। अब विखंडन क्या होता है? विखंडन का मतलब ये होता है कि कोई जीव अपने जब पूरी वृद्धि कर लेता है, अपने पूरे विकसित चरम स्थिति पर पहुंच जाता है, तो क्या होता है कि उसका शरीर टूटकर 2 टुकड़ों में टूट जाता है, या फिर 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसको हम विखंडन कहते हैं। जैसे कि अमीबा होता है, अमीबा जैसे ही पूरी अपनी चरम स्थिति पर पहुंचता है तो 2 टुकड़ों में टूट जाता है, जिसको हम द्विखंडन कह सकते हैं। द्विखंडन विभाजन द्वारा अमीबा प्रजनन करता है। ऐसे ही हाइड्रा क्या करता है? हाइड्रा में एक छोटी सी कलिका निकल आती है, और वो कलिका धीरे धीरे बड़ी होकर उस जो पेरेंट हाइड्रा है उससे अलग हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। जरा देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमने एक अमीबा का चित्र बना दिया। ठीक है, अमीबा क्या होता है? अमीबा बड़ा होता है तो कुछ इस प्रकार से विकसित होने के बाद अपने न्यूक्लियस को लंबा कर लेता है, और न्यूक्लियस लंबा होने के बाद कुछ दिनों बाद ये टूटकर
2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, जिससे हम कह सकते हैं अमीबा में विखंडन हो गया और 2 नए अमीबा बन गए, मतलब इनकी कोशिकाओं का विभाजन हो गया। इसी प्रकार हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा भी एक प्रकार का जंतु है, कुछ इस प्रकार का होता है हाइड्रा, और इसमें एक छोटी सी कली निकल आती है और धीरे धीरे क्या होता है, इस कली में ग्रोथ होती रहती है और ये कली कुछ समय बाद इससे टूटकर अलग हो जाती है और नया हाइड्रा बन जाता है। इसको हम विखंडन कहते हैं। तो असीम केंद्रक कोशिकाएं किन में पाई जाती हैं, तो उदाहरण के लिए मैंने लिखा हुआ है बैक्टीरिया और बीजीए। बीजीए का मतलब है नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल बैक्टीरिया आदि में असीम केंद्रक कोशिकाएं पाई जाती हैं। हम ऐसे कह सकते हैं जो अविकसित जीव जंतु होते हैं उनमें असीम केंद्रक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ससीम केंद्रक कोशिकाएं जिनमें पाई जाती हैं उनका कोशिका विभाजन कैसे होता है, इनका कोशिका विभाजन समसूत्रण या अर्धसूत्रण द्वारा होता है। कोशिकाएं 2 समान टुकड़ों में टूट जाती हैं या फिर अर्धसूत्रण द्वारा विभाजन होता है। इसमें इसके उदाहरण कौन से हैं, जो प्रोटिस्टा संघ के जीव हैं उनसे ऊपर के जितने भी जीव हैं, उनसे विकसित जो भी जीव हैं, उन सभी में कोशिका का विभाजन समसूत्रण या अर्धसूत्रण द्वारा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊतक की। ऊतक या फिर टिश्यू किसे कहते हैं। अभी आपने पढ़ा था कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है, किसी भी जीवधारी की शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, उसे हम ऊतक कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और ऊतक किसे कहते हैं, जब एक समान प्रकार की कोशिकाएं मिल जाती हैं, जब एक समान प्रकार की कोशिकाएं जिनकी संरचना एक जैसी है, जिनका कार्य एक समान है, उनका समूह ऊतक कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपकी जो आँख की कोशिकाएं हैं, वो सारी कोशिकाएं जब मिल जाती हैं तो एक आँख के ऊतक का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आपकी जो हृदय की कोशिकाएं हैं सब मिल जाती हैं तो आपके एक हृदय के ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है, अब जब ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं तो अंग का निर्माण होता है, और बहुत सारे जब अंग मिल जाते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। इसी प्रकार से मनुष्य का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो हम ऊतक की बात करते हैं। ऊतक को हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक, मतलब प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे पादप ऊतक की, जंतु ऊतक बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पादप ऊतक की। ठीक है, पादप ऊतक को हम 2 भागों में फिर से बांट सकते हैं, विभाज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक कह सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक ऊतक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। विभाज्योतक ऊतक की खास बात क्या होती है, इसके नाम से ही जैसे पता चल रहा है, ये जो ऊतक होते हैं वो हमेशा अपने आप को विभाजित करते रहते हैं, और ये ऊतक जो होते हैं वो पौधे के ऐसे भागों में पाए जाते हैं जो वृद्धि करते हैं। पौधों के ऐसे भागों में पाए जाते हैं जो वृद्धि करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, मैंने यहाँ पे चित्र बनाया, आपको दिख रहा होगा। मान लीजिए एक पौधा है, तो ये जो विभाज्योतक ऊतक होते हैं वो 3 प्रकार के हम कह सकते हैं, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। जो एपिकल या शीर्षस्थ ऊतक होता है वो पौधे के प्ररोह के भागों में, जैसे कि तना हो गया उसके ऊपरी हिस्से में, या फिर जड़ें हो गई उसके टिप पर, किनारों पर पाया जाता है, जिससे कि उनकी लंबाई को बढ़ाता रहे। इसी प्रकार जो लैटरल या पार्श्विक ऊतक है विभाज्योतक, ये क्या होता है, ये तने के बीचों बीच में पाया जाता है। ये तने की चौड़ाई या मोटाई को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। और ऐसे इंटरकैलरी जो है अंतःविभाजिक ऊतक, ये कहाँ पाया जाता है, ये शाखाओं और टहनियों के जॉइंट पर पाया जाता है, इनकी लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। विभाज्योतक ऊतक मैंने आपको बताया कि पौधे के वृद्धि करने वाले भागों में पाया जाता है, और ये हमेशा विभाजित होते रहते हैं, जिससे कि ये पौधे की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इन ऊतकों में कोई भी अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। मतलब इन ऊतकों की जो कोशिकाएं होती हैं, हमने बताया ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का एक समूह होता है। तो इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर कोई भी स्थान नहीं पाया जाता, खाली स्थान नहीं पाया जाता है। और क्या होता है, इसके बाद क्या है, विभाज्योतक ऊतक में इनमें एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। इनका केंद्रक जो होता है बड़ा होता है, और इनमें रिक्तिकाएं या तो कम पाई जाती हैं या फिर ना के बराबर पाई जाती हैं। तो आप विभाज्योतक ऊतक के बारे में चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं पॉइंट बोल रहा हूँ इसके विभाज्योतक ऊतक के बारे में। विभाज्योतक ऊतक पौधों के वृद्धि करने वाले भागों में पाए जाते हैं। पौधों के वे भाग जो वृद्धि करते हैं उनमें पाए जाते हैं, और ये हमेशा विभाजित होते रहते हैं।
हमेशा विभाजित होने की वजह से पौधे की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल, बहुत ही पतली होती है, जिससे कि आसानी से ये टूटते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और इनकी कोशिकाओं के अंदर अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। इनकी कोशिकाओं के अंदर या ऊतक के अंदर अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है और इनका केंद्रक बड़ा होता है। इनमें रिक्तिकाएं कम या ना के बराबर पाई जाती हैं, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखेंगे स्थायी ऊतक के बारे में। पादप ऊतक का जो दूसरा पार्ट है वो है स्थायी ऊतक। अब स्थायी ऊतक की बात करेंगे तो स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक सरल ऊतक और दूसरा है जटिल ऊतक। सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक क्या होता है? जो एक प्रकार के ऊतकों से मिलकर बने होंगे वो सरल ऊतक कहलाएंगे। जटिल ऊतक क्या है? एक से अधिक प्रकार के ऊतकों से मिलकर जो बने होंगे वो जटिल ऊतक कहलाएंगे। अब सरल ऊतक में कौन कौन से आते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कौन कौन से आते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये सरल ऊतक के अंदर आते हैं। ध्यान रखेंगे स्थायी ऊतक का ही पार्ट है सरल ऊतक, उसमें आते हैं, ठीक है। अब स्थायी ऊतक की अगर हम बात करेंगे तो स्थायी ऊतक के बारे में क्या बात करेंगे? स्थायी ऊतक के पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, मैं बोलता जा रहा हूं, आप एक एक करके नोट कर सकते हैं। ये जो स्थायी ऊतक होते हैं ये बने किससे होते हैं? विभाज्योतक ऊतक से ही बने होते हैं। स्थायी ऊतक विभाज्योतक ऊतक से बने होते हैं और विभाजित नहीं होते। ये विभाजित होते रहते हैं हमेशा, लेकिन जो स्थायी ऊतक हैं ये बने होते हैं विभाज्योतक ऊतक से ही, लेकिन फिर उसके बाद ये विभाजित नहीं होते। इस वजह से इनको स्थायी ऊतक कहा जाता है, ठीक है। इनका आकार निश्चित होता है। ये जीवित हो सकते हैं, मृत भी हो सकते हैं, पतली भी, इनकी कोशिका भित्ति पतली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है। फिर से सुनेंगे, जो स्थायी ऊतक होते हैं वो निश्चित आकार के होते हैं। ये जीवित भी हो सकते हैं, मृत भी हो सकते हैं, इनकी कोशिका भित्ति पतली हो सकती है या मोटी भी हो सकती है, ठीक है। इनका आकार बड़ा होता है। स्थायी ऊतक का आकार विभाज्योतक ऊतक की तुलना में बड़ा होता है और इनमें रसधानी भी पाई जाती है। रसधानी या रिक्तिका, मैंने बताया था आपको कि विभाज्योतक ऊतक में रिक्तिकाएं कम पाई जाती हैं, लेकिन जो स्थायी ऊतक होते हैं इनमें रसधानी या रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। अब स्थायी ऊतक के हमने दो भाग बताए आपको, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक की बात करें, जो एक प्रकार की ऊतकों से मिलकर बने होते हैं वो सरल ऊतक कहलाएंगे, और जटिल ऊतक जो एक से अधिक प्रकार के ऊतकों से मिलकर बने होते हैं जटिल ऊतक कहलाएंगे, ठीक है। तो सरल ऊतक के भाग है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और जटिल ऊतक के भाग हैं जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम देखते हैं पैरेन्काइमा ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। पैरेन्काइमा, मैंने आपको बताया कि स्थायी ऊतक का जो सरल ऊतक होता है उसका भाग है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में देखेंगे, यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं से बना होता है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है, ठीक है। पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं से बना होता है, और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित कोशिकाएं होती हैं। इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवित कोशिकाएं होती हैं, लिविंग सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है, पैरेन्काइमा। इनकी कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उसके बीच में काफ़ी खाली जगह पाई जाती है, कह सकते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर क्या होता है, यह जो ऊतक होता है भोजन का भंडारण करता है। जो खाली जगह है उसमें क्या कर लेगा, वो भोजन का भंडारण कर लेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पैरेन्काइमा ऊतक को दो भागों में, और या हम कह सकते हैं इसके दो रूप और होते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। इन पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनेंगे। क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा क्या होता है? जब पैरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जब पैरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल, इसके पाए जाने की वजह से यह प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन जब बनाने लगता है तो यह ऊतक अब पैरेन्काइमा ना कहलाकर क्लोरेन्काइमा कहलाता है। मतलब
है पैरेन्काइमा ही ऊतक, बाकी सारे गुण यही हैं, लेकिन जैसे ही इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाने लगता है तो ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाने लगता है, तो अब इस पैरेन्काइमा ऊतक को क्लोरेन्काइमा नाम से जाने जाने लगता है। ठीक है, अब क्या है, पैरेन्काइमा ऊतक का ही एक और प्रकार है एरेन्काइमा। इसमें क्या होता है एरेन्काइमा में, मैंने आपको बताया कि इनकी कोशिकाओं के मध्य बहुत सारा खाली स्थान होता है। तो जो जलीय पौधे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, जलीय पौधे, इनके ऊतकों के बीच में जो खाली जगह होती है इनकी कोशिकाओं के बीच में, उनमें बहुत सारी हवा भर जाती है। तो हवा भरने की वजह से उनमें एक बल लगता है जो पौधों को ऊपर की ओर धकेलता है, इसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं, जिसकी वजह से जो जलीय पौधे होते हैं पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। तो जब पैरेन्काइमा टिश्यू में एयर फिल्ड हो जाती है तो वो एरेन्काइमा कहलाने लगता है। अब देखो नाम से ही आपको समझ आना चाहिए, क्लोरोफिल हो जाए तो क्लोरेन्काइमा, हवा भर जाए, एयर भर जाए तो एरेन्काइमा। समझ में आया कि नहीं? अब हम देखेंगे कि सरल ऊतक में, स्थायी ऊतक का जो सरल ऊतक था हमने एक पढ़ लिया पैरेन्काइमा, अब हम देखेंगे कोलेन्काइमा के बारे में। कोलेन्काइमा क्या होता है? कोलेन्काइमा जो होता है इसकी भी कोशिकाएं जीवित होती हैं, लेकिन इनकी कोशिकाओं के मध्य कोई खाली स्थान, या हम कह सकते हैं कोशिकाओं के मध्य स्थान नहीं पाया जाता, जबकि पैरेन्काइमा के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इसको पौधे में ढूंढें तो हमें कहाँ मिलेगी? पौधे के बाहरी भाग में और एपिडर्मिस के नीचे, पत्तियों में जो एपिडर्मिस होता है उसके नीचे पाया जाता है। इसका जो खास काम है वो क्या है, आप इसको नोट करते चलेंगे। जो कोलेन्काइमा होता है इसके जो ऊतक होते हैं वो, या फिर इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित कोशिकाएं होती हैं। नंबर 1 पॉइंट आप लिखेंगे कि कोलेन्काइमा ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं। दूसरा, इनकी कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, ये पौधों में एपिडर्मिस के नीचे और बाह्य भागों में पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट आप कोलेन्काइमा में लिखेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पॉइंट आप लिखेंगे। आपने देखा होगा कि पौधे क्या होते हैं, आंधी आती है या फिर उसको हम खूब खींचते हैं, पौधे की डाल को हिलाते डुलाते हैं, लेकिन वो टूटती नहीं है। कह सकते हैं कि उनमें एक लचीलापन होता है। तो पौधों में जो लचीलापन होता है वो इसी ऊतक की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कोलेन्काइमा की वजह से। ध्यान रखेंगे, पौधों में जो लचीलापन पाया जाता है वो किस ऊतक की वजह से पाया जाता है? कोलेन्काइमा की वजह से। ठीक है, मेरी समझ से आपको ध्यान आ गया होगा, आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। अगला पॉइंट आप देखेंगे, स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? स्क्लेरेन्काइमा देखिए, इसको हिंदी में दृढ़ ऊतक कहते हैं। अब दृढ़ मीन्स मजबूत, तो आप यहां से समझ सकते हो कि पौधे को जो मजबूती प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है, वो ऊतक कौन सा होता है? स्क्लेरेन्काइमा। कौन सा ऊतक होता है? स्क्लेरेन्काइमा होता है। जरा इसके बारे में बात करेंगे, इसकी खासियत क्या है। ये जो स्क्लेरेन्काइमा होता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं, पतली पतली होती हैं, और इनकी कोशिकाओं के बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं पाया जाता, बहुत ही घनी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत कोशिकाएं होती हैं। अभी आपने पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा पढ़ा था कि जीवित कोशिकाएं होती हैं, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत कोशिकाएं होती हैं। मृत कोशिकाएं होती हैं और कोई भी इनके बीच में खाली स्थान नहीं पाया जाता है। ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की वजह से ही पौधों को दृढ़ता प्रदान होती है। आपने देखा होगा कि जो बीज होते हैं, पौधे के जो बीज होते हैं, या फिर नारियल आपने देखा होगा, नारियल के ऊपर जो उसका खोल होता है उसमें यही टिश्यू पाए जाते हैं। इसको स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। एक प्रकार से पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आपने समझा अभी कि जो आपका स्थायी ऊतक है उसमें से जो सरल ऊतक 3 बताए थे मैंने, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इनके बारे में आपने समझ लिया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स आप रेगुलर तैयार करते रहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने देखा कि जो स्क्लेरेन्काइमा होता है उसके जो कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, और वह पौधों को दृढ़ता प्रदान करने के लिए कार्य करता है। लेकिन एक स्क्लेरेन्काइमा के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, उसको हम कहते हैं लिग्निन। लिग्निन का काम क्या होता है? लिग्निन एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है, एक सीमेंट जैसा पदार्थ होता है जो कि पौधे को दृढ़ता प्रदान करने का काम करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक है उसको दृढ़ता प्रदान करने के लिए उसमें एक तत्व पाया जाता है जिसको हम लिग्निन कहते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, हम लिग्निन कहते हैं। वह सीमेंट जैसा पदार्थ होता है
जो कोशिकाओं को एक साथ जोड़ने में सहायक होता है। इसी प्रकार से एक प्रकार के ऊतक और होते हैं जिनको हम रक्षी ऊतक कह सकते हैं। रक्षी ऊतक का मतलब वैसे ऊतक जो पौधों की रक्षा करने के लिए होते हैं। अब जो पौधे की रक्षा करने के लिए ऊतक होंगे वो पौधे की बाह्य सतह पर पाए जाएंगे। बाह्य सतह का मतलब हो गया जैसे कि पत्तियों की बाह्य सतह, पुष्पों की बाह्य सतह, जड़ों की और तने की जो बाह्य सतह होती है उस पर पाए जाते हैं। और क्या होता है, ये जो ऊतक होते हैं रक्षी ऊतक, ये एक कोशिका के बराबर मोटे होते हैं और इनके ऊपर एक चिकनी सी परत चढ़ी होती है, बहुत ही चिकनी सी परत चढ़ी होती है। कह सकते हैं मोम जैसा एक पदार्थ चढ़ा होता है जिसको हम क्यूटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटिन। आपने देखो पत्ती देखी होगी, पत्ती को अगर छू के देखते हैं तो ऊपर चिकनी मालूम पड़ती है, तो उसके ऊपर क्या चढ़ा होता है? एक रक्षी ऊतक चढ़ा होता है जिसे हम क्यूटिन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला जटिल ऊतक हमारा कौन सा था। सरल ऊतक हमारे हो चुके हैं स्थायी ऊतक में। अब हम देखेंगे जटिल ऊतक के बारे में। जटिल ऊतक हमने बताया था आपको दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब इन्हें जटिल ऊतक क्यों कहते हैं? मैंने बताया था कि एक तरीके के ऊतकों से अगर मिलकर कोई ऊतक बना है, एक तरीके की कोशिकाओं से मिलकर, तो वो सरल ऊतक कहलाएगा। लेकिन अलग अलग तरीके की कोशिकाओं से मिलकर जो ऊतक बना होगा वो जटिल ऊतक कहलाएगा। जैसे कि पहला है जाइलम। जाइलम के बारे में आपने सुना होगा कि पौधों में जड़ों से खनिज तथा जल को, खनिज, लवण और जल को पत्तियों तक और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। किसके द्वारा? अपनी वाहिकाओं या वेसल्स के द्वारा। अब जाइलम जो ऊतक है वो कौन कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? तो ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। देखो मैंने आपको बोला था कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होगा तो वो जटिल ऊतक कहलाएगा। तो आप देख सकते हो कि जाइलम जो है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम जटिल ऊतक की श्रेणी में रखते हैं। ठीक, अब आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि किसी भी पौधे की जो आयु की गणना की जाती है तो उसके वार्षिक वलय को गिना जाता है, मतलब एनुअल रिंग्स को गिना जाता है कि कितना पौधा पुराना हो चुका है। जब पौधे को काटते हैं तो उसके तने पर कुछ रिंग्स जैसे निकलते हैं, उससे पता चलता है कि पौधा कितना पुराना होता है। वास्तव में वो जो रिंग्स होती हैं वो जाइलम की रिंग्स होती हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो कि किसी भी पौधे की आयु की गणना करते हैं तो हम जाइलम ऊतक को, या फिर हम कह सकते हैं कि जाइलम ऊतक की वार्षिक वलय की गणना करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई पौधा कितना पुराना है तो उसमें इस तरीके के कुछ वलय बने होते हैं, जो वलय होंगे वो जाइलम ऊतक के होंगे। तो ध्यान रखेंगे आप कि किसी भी पौधे की जो आयु की गणना होती है वो जाइलम ऊतक के द्वारा होती है, और जो जल और खनिज लवण जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों में जाते हैं वो जाइलम ऊतक की वाहिकाओं द्वारा पहुँचते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम फ्लोएम के बारे में चर्चा करेंगे। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम भी एक जटिल ऊतक है जो कि 4 प्रकार की कोशिकाओं, चालिनी नलिका मतलब सीव ट्यूब्स, साथी कोशिका मतलब कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेसेम यानी फ्लोएम फाइबर से मिलकर बना होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। और ये काम करता कौन है? ये काम चालनी नलिकाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो ये फ्लोएम एक जटिल ऊतक है। ठीक है, आज आपके लिए हम इतना ही रखते हैं।